हेलो एवरीवन, आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज मी सोनप्रिया। मैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आपको सारी जो लेक्चर्स की पीडीएफ है, आपके कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट है, रिकॉर्डेड सेशंस एंड लाइव क्लासेस के लिंक हैं, आपकी कोई जनरल क्वेरी है, आप सब पूछ सकते हैं। सो डू कनेक्ट टू दिस टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक। आपका आज का जो सेशन है ये 50 डे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। आपका आज का क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स वर जर्मन टू द डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ मलय पेनिनसुला। आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2017 से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मलय पेनिनसुला में जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करना पड़ा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। आपके पास नेक्स्ट 10 मिनट्स हैं और इन 10 मिनट्स के बाद में आई विल बी बैक हियर और हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ताकि आप यूपीएससी जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है आंसर में, वो सारे पॉइंट्स आप लिखें, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को एड्रेस कर पाए। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। आपका टाइम शुरू हो गया है, लिखना शुरू कीजिए।
So I hope you are done writing the answer. क्वेश्चन 2017 यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का है. अगर देखो तो क्वेश्चन सिंपल भाषा में आप समझने की कोशिश करें, हिंदी में आपको बता देते हैं कि जो उपनिवेशिक उन्मूलन हो रहा था, डीकोलोनाइजेशन हो रहा था मलय पेनिनसुला के अंदर, उसमें क्या क्या समस्याएं थी, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स मलय पेनिनसुला के डीकोलोनाइजेशन के अंदर. तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें पता होना चाहिए. एक, डीकोलोनाइजेशन जो है, जस्ट गिव मी अ मिनट, डीकोलोनाइजेशन जो है इसका मीनिंग क्या है, मलय पेनिनसुला के अंदर कौन कौन सा एरिया या जो रीजन है, कौन सा क्षेत्र जो है वो शामिल है, एंड देन हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हुई. इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. अगर हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन को देखें तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आप डेफिनेशन से, बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू कर सकते हैं और फिर आप इसको कंटेंट की तरफ लेके जाएंगे. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन की डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं कि ये डीकोलोनाइजेशन जो है ये आखिर क्या था. तो अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो आप जानते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कुछ जो कंट्रीज हैं, जो इंपीरियल पावर्स हैं, ये अपनी कॉलोनीज के अंदर जो इंडिजिनस लोग हैं उनको वापस से पावर जो है वो ट्रांसफर कर रही थी. जैसे कि इंडिया के साथ हुआ, जैसे कि म्यांमार के साथ हुआ, जैसे कि मलेशिया सिंगापुर के साथ में हुआ. सो डीकोलोनाइजेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के साथ में इंपीरियल पावर्स जो हैं, जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो कॉलोनीज हैं इनके रिस्पेक्टिव, इनके इंडिजिनस लोगों को पावर ट्रांसफर कर रहे थे. राइट, पावर ट्रांसफर कर रहे थे. सो ये प्रोसेस डीकोलोनाइजेशन जो है उसे कहते हैं. अब यहाँ पे क्योंकि मलय पेनिनसुला की बात हुई है तो हम मलय पेनिनसुला की तरफ जाएंगे कि आखिरकार मलय पेनिनसुला कौन कौन सा एरिया आता है. बच्चों क्योंकि 10 मार्कर क्वेश्चन है, आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है वो 30 से 40 वर्ड्स तक कन्फाइन रखना है, इससे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए. 30 वर्ड्स आर मोर देन सफिशिएंट, सक्सेंट होना चाहिए. ठीक है. सो मलय पेनिनसुला, अगर मैं आपको मलय पेनिनसुला के बारे में बताऊं कि इसमें कौन कौन सा एरिया आता है, तो अगर आप इंडिया के ईस्ट में देखें तो आपके म्यांमार का जो साउथ ईस्टर्न एरिया है, आपके थाईलैंड का है ना, थाईलैंड का जो साउथ वेस्टर्न एरिया है, आपका मलेशिया है, सिंगापुर है. ये जो एरिया है ये बेसिकली आपका मलय पेनिनसुला के अंदर आता है. तो आप लिखेंगे कि डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि वो आपका की टर्म है, आप इसकी डेफिनेशन लिखिए. आप लिखिए कि डीकोलोनाइजेशन में किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पावर ट्रांसफर किया जा रहा था इंडिजिनस लोगों को, जो नेटिव्स हैं कॉलोनीज के, उनको बाय द इंपीरियल पावर्स लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एटसेट्रा. आप यहाँ पे लिखिए मलय पेनिनसुला के बारे में कि ये कौन कौन से एरिया को कवर करता है. नाउ हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी डीकोलोनाइजेशन के अंदर, तो फिर आप लिखिए कि मलय पेनिनसुला के डीकोलोनाइजेशन जो है इसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली. तो मैं आपको बताती हूँ. बेसिकली 1950s के अंदर आप देखोगे कि मलय पेनिनसुला का डीकोलोनाइजेशन शुरू होता है और ये प्रोसेस 1960s 1980s तक चलता रहता है. प्रॉपरली नेशन स्टेट बनने में आपके मलेशिया, सिंगापुर को 1960s 1980s लग जाते हैं. और आप यहाँ पे लिख सकते हो इट वाज बिकॉज ऑफ फ्रेजाइल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन अब हम यहां पे एग्जामिनर को लेके जा रहे हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ. आप देखो मैंने कैसे लिंक किया है.
डिकोलोनाइजेशन की डेफिनेशन बताई, मलय पेनिनसुला कौन सा एरिया है, मलय पेनिनसुला में डिकोलोनाइजेशन कब शुरू हुआ, ये कब तक लॉन्ग टाइम तक चलता रहा, क्यों? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी थी। अब हम मेन कंटेंट के अंदर इन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सो आप क्या करेंगे, आप एक सब हेडिंग देंगे, आप सब हेडिंग को कैपिटल्स में लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन में से हम सीधा पिक कर सकते हैं अपनी सब हेडिंग को, प्रॉब्लम्स जर्मन टू मलय पेनिनसुला डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, और इसके आसपास आप क्या कीजिए, एक बॉक्स बना दीजिए। बच्चों मैं आपको हमेशा कहती हूं कि आपका क्वेश्चन जो है उसमें एक कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। और कंटेंट आप रेलिवेंट कब लिखेंगे, जब आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, पॉइंट्स कंसोलिडेटेड होंगे, दूसरा आप क्वेश्चन को जब अच्छे से समझ चुके होंगे, उसके की टर्म्स पे आपने फोकस किया होगा। इसके बाद में अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं तो आपके आंसर में कंटेंट के साथ साथ में प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत काम करना होता है। और प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे आपके आंसर के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे हमने बनाया है आपके इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और कंटेंट का, है ना, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके आंसर में एक फ्लो बनना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए कहीं से तोड़ के कुछ लिख दिया, कहीं से तोड़ के कुछ लिख दिया, नहीं, है ना। देयर शुड बी प्रॉपर फ्लो इन योर आंसर, देयर शुड नॉट बी एनी डिसकंटिन्यूटी। एंड आप चाहें तो इसके आंसर की विजिबिलिटी पे काम करिए, आंसर की विजिबिलिटी को बढ़ाने पे, जैसे कि कुछ डायग्राम्स बना दिए, कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, हाईलाइट कर दिया की टर्म्स को, इन सब पे आपको काम करना होता है। तो दिस सब हेडिंग का जो मैंने आपको कहा कि बॉक्स बना के लिखिए, ये एक तो एग्जामिनर को बता रहा है कि बच्चा कंटेंट की तरफ जा रहा है, और दूसरी चीज क्या है, आपके आंसर की विजिबिलिटी को बढ़ा देता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए पहले हम लिखेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी इकोनॉमिक समस्याएं थी जो उपनिवेशिक उन्मूलन या डीकोलोनाइजेशन ऑफ मलय पेनिनसुला के अंदर प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। चलिए तो आपको बता देते हैं क्या था। बेसिकली आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मलय पेनिनसुला यानी मलेशिया सिंगापुर वाला जो एरिया है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज हुआ था। आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है वो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जो है, एक तो इसको आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को नया क्रिएट करना था, दूसरा क्या था कि लोगों की कंडीशन बहुत खराब थी। ईयर्स ऑफ कॉलोनाइजेशन की वजह से लोगों की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अब आप खुद सोचिए, ऐसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरा टूट फूट चुका है, आपके लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी बहुत खराब है, और ऐसे में क्या हुआ कि आपके मलय पेनिनसुला की जो इकोनॉमी है वो प्राइमरीली डिपेंडेंट थी रबर जो है, नेचुरल रबर जो है उसके कल्टीवेशन के ऊपर, रबर के कल्टीवेशन के ऊपर इनकी इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट थी। उससे इनको सिग्निफिकेंट इनकम आती थी, इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता था रबर प्लांटेशंस के अंदर, और साथ ही साथ में इसका एक्सपोर्ट करके इनको फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स मिलता था। लेकिन हुआ क्या, सिंथेटिक रबर की जो डिस्कवरी हो गई, तो सिंथेटिक रबर की डिस्कवरी के वजह से ये जो रबर कल्टीवेशन जिसके ऊपर इन मलय पेनिनसुला की इकोनॉमी टिकी हुई थी, ये पूरी हिल गई। जो आपके प्लांटेशन के मालिक हैं, ओनर्स हैं, उनकी इनकम कम हुई, उनकी इनकम कम हुई तो उन्होंने कम लोगों को जॉब पे रखना शुरू कर दिया, टैक्स में सरकार को जो रेवेन्यू मिलता था वो कम हो गया, और ये सब के चलते उनकी इकोनॉमिक हालत और ज्यादा खराब हो गई। तो एक तो ये हो गया, खराब इकोनॉमिक हालत है, सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा, जब ऐसी कंडीशन होती है, इतना ज्यादा जब इकोनॉमिक डिस्कंटेंट होता है, तो
आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो कम्युनिस्ट जो गुरिल्लाज हैं इनको ज्वाइन करने लगे थे यहां पे। और एक रीजन बताते हैं आपको, अगर हम यहां पे इनकी सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें जिसके वजह से डीकोलोनाइजेशन में दिक्कत आ रही थी, तो आप यहां पे देखिए रेशियल डिस्ट्रेस। रेशियल डिस्ट्रेस क्या था ये रेशियल डिस्ट्रेस? बेसिकली यहाँ पे 3 रेसेस के लोग रहते थे। एक मलय रेस के लोग जो यहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटी थी और सबसे ज्यादा थी उनकी पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इसके बाद चाइनीज पॉपुलेशन थी, उसके बाद में इंडियंस थे। सरकार ने क्या किया इंडिपेंडेंस के बाद में, डीकोलोनाइजेशन का जब प्रोसेस शुरू हुआ तब, क्योंकि मलय नेटिव्स ज्यादा थे तो इनको एक रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया। दूसरा, इनका सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस्लाम को ये लोग फॉलो करते थे तो इस्लाम को नेशनल रिलीजन बना दिया गया। नॉट ओनली दिस, जो मलय लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। इससे हुआ क्या, ये जो बाकी 2 कम्युनिटी के लोग थे दे वर वेरी अनहैप्पी। अब ये चाइनीज कम्युनिटी के लोग हैं, चाइनीज कम्युनिटी के लोग एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बेटर थे मलय और इंडियंस की कंपैरिजन में। इन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टी बना ली, ये जो सेकेंड इलेक्शंस हुए वहां पे उसको जीत भी गए। और जब चाइनीज जो डोमिनेट है ना, चाइनीज कम्युनिटी की जो डोमिनेटेड पार्टी है वो जब इलेक्शंस जीत गई तो यहाँ पे जो डोमिनेंट कम्युनिटी है मलय कम्युनिटी और जो चाइनीज कम्युनिटी है इनके बीच में रेशियल वायलेंस होने लगी। और जब रेशियल रेस को लेके है ना, आपकी नस्ल को लेकर के बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिलने लगी तो बहुत सारे जो चाइनीज हैं उन्होंने क्या किया, चाइनीज ने क्या किया, कम्युनिस्ट गुरिल्लास को ज्वाइन कर लिया। अब यहां पे क्या होने लगा, यहां पे जो कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन है आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो यहां पे आपको देखने को मिला वो जो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म वाला चक्कर था कोल्ड वॉर के चलते, है ना, ये आपको यहां पे भी देखने को मिलने लगा और यहां पे पूरा टेंशन का माहौल हो गया। कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी, और कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी के चलते नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। आपातकाल घोषित करना पड़ा। तो देखिए इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, सोशल कंडीशन देखिए, राइट। अब अगर हम पॉलिटिकल कंडीशन की यहां पे बात करें तो इसको थोड़ा सा रब करते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस की हम यहां पे अगर बात करें, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, तो इकोनॉमी खराब हालत है ना, रेशियल वायलेंस हो रही है, कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, फॉर्मेशन ऑफ मलय फेडरेशन एंड इट्स ब्रेकडाउन, ये क्या था, एंड इट्स ब्रेकडाउन, ये क्या था। बेसिकली मलय जो मलेशिया है उसके लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि मलेशिया, सिंगापुर, नॉर्थ बोर्नियो, ये जो पूरा एरिया है ये मिलके एक मलय फेडरेशन बनाए। लेकिन इसको बहुत ज्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ रहा था, इंडोनेशिया की गवर्नमेंट है, फिलीपींस की गवर्नमेंट है, ब्रुनेई की गवर्नमेंट है, उससे 1963 में मलेशिया और सिंगापुर जो हैं ये एक फेडरेशन बनाते हैं। बट
सिंगापुर जो है वो बहुत जल्दी इसको छोड़ के चले जाता है डिफरेंसेस के बेसिस पे, और 1965 में सिंगापुर जो है वो अलग कंट्री बन जाता है। सो ये जो फेडरेशन बना और जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई और जो ब्रेकडाउन हुआ, ये कहीं ना कहीं जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस था, जो नेशन स्टेट बिल्डिंग का प्रोसेस था, उसको स्लो डाउन कर देता है। So these were the problems, economic, social and political problems that were germane to the decolonization process in Malay Peninsula, या मलय पेनिनसुला में उपनिवेशिक जो उन्मूलन है उसमें समाहित ये समस्याएं थी। ठीक है, कंक्लूजन की बात करते हैं, क्योंकि आपका 10 मार्कर क्वेश्चन है, हमें शॉर्ट में इसको कंक्लूड करना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है इसको सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको सिंपल लिख सकते हैं। आप लिखिए यहां पे पॉवर्टी, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, रेशियल प्रॉब्लम्स, जो ऊपर लिखा है बेसिकली उसकी समरी, कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी, and fragile political conditions, delayed the process of nation building, nation state building, और decolonization इन मलय पेनिनसुला। खत्म, जो हमने ऊपर लिखा उसी की समरी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा आंसर राइटिंग कैसे करना होता है, कैसे मैंने डीकोलोनाइजेशन की टर्म पकड़ा, मलय पेनिनसुला पकड़ा, वहां बताया कैसे डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ लेकिन लॉन्ग टाइम तक चलता रहा, फिर मैं उसको मेन कंटेंट पे लेके गई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताई, सोशल प्रॉब्लम बताई, पॉलिटिकल इश्यूज बताए, और फिर बस कंक्लूजन में उसका समराइज करके लिख दिया। तो दिस इज द वे यू हैव टू अप्रोच द आंसर। आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप चाहे तो मलय पेनिनसुला का एक मैप बना सकते हैं, रफ है ना, ब्लॉक डायग्राम वाला। आप चाहें तो आप इसको फ्लो डायग्राम फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को फ्लो डायग्राम में लिखा, सोशल प्रॉब्लम्स को लिखा फ्लो डायग्राम में, इकोनॉमिक को फ्लो में लिखा। ठीक है, सो यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन लाइक दिस। होप आपको समझ आया होगा। अगर आप ऐसे ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज रेलिवेंट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मेरी क्लासेस होती हैं यहाँ पे डेली मंडे टू फ्राइडे 11:45 AM एंड सैटरडे को शाम को 6 to 7 PM। इसके अलावा टेक्स्ट बुक की मास्टर क्लासेस होती है टेक्स्ट बुक की ऐप पे, जो कि आपकी 1:30 to 2 PM होती है दोपहर के अंदर। बच्चों, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरे एक साल के अंदर अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज को ऑनेस्टली कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स को खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट लिंक। यहाँ पे हम आपको जीएस कोर्सेज, सी सेट, आपके ऑप्शनल टेस्ट सीरीज की जो रिक्वायरमेंट है, स्टडी नोट्स की जो रिक्वायरमेंट है, सब कुछ फुलफिल करते हैं। आपकी लाइव क्लासेस होती है, सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती है जिसमें हम आपको कंटेंट पढ़ाते हैं, मैं भी आपकी क्लासेस लेती हूँ। मेंस आंसर राइटिंग करवाते हैं, लाइव क्लास में बच्चे को इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाता है। करंट अफेयर्स की आपकी इंग्लिश हिंदी की अलग अलग क्लासेस होती हैं, आपको मंथली मैगजीन्स दी जाती है और हर क्लास के बाद आपको इंग्लिश हिंदी का अलग अलग PDF दिया जाता है। सो यू कैन ज्वाइन अस। एंड यहाँ पे श्रीराम IAS है, लुकमन IAS है, आपका दीक्षांत IAS, ओजांक, निश्चय IAS, इन सब के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आपकी अगर मैं फीस की बात करूँ तो आपकी फीस 29,999 है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया, SONPRIYA, और आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। इस 29,999 जो कि आपके पूरे साल की फीस है, इसमें आपका ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स सब कुछ इंक्लूडेड है। ओके, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।